नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD और G20 देशों के समूह के वैश्विक कारपोरेट कर की दर के समझौते में शामिल हुआ। सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के दायरे में लाने का फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सक्रियता से काम कर रही है। देश में कोविड के उपचाराधीन और नए मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हो रही है। देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से अधिक हुई। कोविड रोधी टीकों की संख्या 34 करोड़ के पार। उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम 5 जुलाई से खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकवादी ढेर। भारत सरकार ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में भारी चूक पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। विंबलडन टेनिस में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना मिक्स्ड डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना स्विट्जरलैंड से और बेल्जियम का मुकाबला इटली से। और आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में मणिपुर के सोमेन मंडल पहले विजेता बने। समाचार संध्या में मनीषा खन्ना के साथ मैं विशाल शर्मा। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD और G20 देशों के समूह के कारपोरेट कर की दर से जुड़े वैश्विक समझौते में शामिल हो गया है। OECD के सदस्यों और G20 देशों ने एक उच्च स्तरीय बयान दिया है, जिसमें अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर संबंधी चुनौतियों का सर्वसहमति से निकले समाधान की रूपरेखा शामिल है। प्रस्तावित समाधान के 2 पहलू हैं। अतिरिक्त लाभ का पुनर्आवंटन उन देशों को करना जहां से लाभ प्राप्त हुआ है और कर संबंधित नियमों के तहत न्यूनतम कर की दर लागू करना। हालांकि इस प्रस्ताव के तकनीकी ब्यौरे पर आने वाले महीनों में काम किया जाना है और उम्मीद है कि अक्टूबर तक सर्वसम्मति से समझौता तैयार हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जिन सिद्धांतों के आधार पर ये समाधान निकाला गया है, उनसे भारत द्वारा की गई इस मांग को बल मिलता है कि जिन देशों में बिक्री से लाभ कमाया गया हो, उन देशों को कंपनियों द्वारा लाभ का अधिक हिस्सा आवंटित किया जाए। मंत्रालय ने कहा कि भारत ऐसे समाधान के पक्ष में है जो आसानी से लागू किया जा सके और जिसका पालन करना भी आसान हो। इसके साथ ही इस समाधान के द्वारा उन देशों, खासकर विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जहां से ये लाभ कमाया जा रहा है, उन्हें महत्वपूर्ण और स्थायी राजस्व उपलब्ध होना चाहिए। विश्व भर में अलग अलग देशों में कर से जुड़े नियमों में अंतर का गलत फायदा उठाने वाली विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही कर से बचने की रणनीति को विफल करने के लिए सब देश मिलकर इस पर तैयार हुए हैं। केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के दायरे में लाने का फैसला किया है। सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को MSME के रूप में शामिल कर उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस निर्माण से 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सरकार MSME को मजबूती देने और उन्हें आर्थिक विकास का माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन संशोधित नियमों के तहत खुदरा और थोक व्यापारी अब उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सरकार अति सक्रियता से काम कर रही है। There is a group of ministers which monitors it regularly. Edible oil prices, because of the way in which edible oil, the oil feed production has been affected, and India's dependence on edible oil import is very high, the prices went up. Another step is about the pulses. There is a fall in the production of pulses. Therefore, we are ending up importing from Myanmar, importing from Mozambique, importing from some countries in Africa, Canada. वित्त मंत्री ने बंगलुरु में कहा कि सरकार ने महामारी के दौरान गरीबों पर भार कम करने के लिए कई वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। During the pandemic last time, food grains was being given free for the poorest of poor. Cylinders were also given free. Not one, we said 3, but whoever wanted to take all the 3 also, we gave it totally free. So Government of India is conscious that these prices should not affect the poorest of the poor. We are taking the necessary steps. पेट्रोल की कीमतें घटने की संभावना पर श्रीमती सीतारामन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें $75 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं और प्रतिदिन बढ़ रही हैं। ऐसे में देश में पेट्रोल के दाम बढ़ना व्यावहारिक है। भारत ने कोविड महामारी की दूसरी लहर की चुनौतियों के बावजूद इस वित्त वर्ष की अप्रैल से जून तक की पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। इसके साथ ही देश में पिछले वित्त वर्ष में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का प्रवाह सर्वाधिक $81 अरब 72 करोड़ का रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत ने चालू वित्त वर्ष में $400 अरब के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। श्री गोयल ने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कुल निर्यात सर्वाधिक $95 अरब रहा है। उन्होंने कहा कि यह वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही से अधिक है, जो $90 रहा था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड की दूसरी लहर के दौरान संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है और नए मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज कहा कि कोविड का प्रकोप रोकने के उपायों और प्रतिबंध लगाने की रणनीति के अंतर्गत किए जा रहे लगातार प्रयासों से देश में संक्रमित लोगों की संख्या में प्रतिदिन कमी आ रही है। कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ कंटेनमेंट और रेस्ट्रिक्शंस लगाने की वजह से हमने देखा कि केसेस में कमी आई है और पिछले 24 घंटे में देश में 46,617 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि 2 महीने के भीतर प्रतिदिन संक्रमण में कमी आई है और उपचाराधीन रोगियों की संख्या में लगभग 86% की कमी आई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि स्वस्थ होने की दर पिछले महीने 3 मई को 81% से अधिक थी, जो अब 97% से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि कोविड की जांच को बढ़ाया गया है। जैसे जैसे केसेस में बढ़ोतरी नोट की गई, देश में टेस्टिंग के अनुपात को बढ़ाया गया और हमने देखा कि ऑन एन एवरेज पिछले हफ्ते भी हमारे देश में 18.29 लाख टेस्ट रोज किए गए और एक स्थाई पर जहां हम देश में केस पॉजिटिविटी ओवरऑल करीब 3.1% ऑन एन एवरेज नोट कर रहे हैं फ्रॉम ए पीक ऑफ 21.6%, हमारा टेस्टिंग पर अभी भी उतना ही ध्यान बना हुआ है। लव अग्रवाल ने कहा कि देश में पिछले 8 सप्ताह से संक्रमण दर में कमी आ रही है। हालांकि देश के 71 जिलों में अभी भी संक्रमण दर 10% से अधिक बनी हुई है। इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज हमारे सामने है इन टर्म्स ऑफ की डेली केसेस का रिडक्शन, इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केसेस में कमी, रिकवरी रेट में वृद्धि। फिर भी देश के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी केस पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है। अगर हम पिछले हफ्ते का डेटा देखें, जिसमें मुख्यतः 71 जिले देश में ऐसे हैं और जहां पर 10% से ज्यादा है, जिसमें आंध्र प्रदेश के 9 जिले, अरुणाचल में 13 जिले, मणिपुर में 7, मेघालय में 8, राजस्थान में 10 जिले और अन्य स्टेट में 1, 2 या 3 ऐसे जिले हैं जहां पर भी अभी इन्फेक्शन का स्प्रेड अधिक दिखता है। हम आपसे मुख्यतः यह हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे कि केसेस में कमी नोट की जा रही है, हमें यह समझना जरूरी है कि अभी भी हम सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं और इसलिए जरूरी है कि जिन एरियो में अधिक केसेस पाए जाएं, वहां पर हमारा कंटेनमेंट पर उसी तरह से एफर्ट चलता रहे। श्री अग्रवाल ने टीकाकरण को महामारी के
खिलाफ एक महत्वपूर्ण हथियार बताया और कहा कि देश भर में अभी तक 34 करोड़ से अधिक कोविड टीके दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले महीने 39 लाख से अधिक टीके लगाए गए, जो दिखाता है कि देश में टीकाकरण रफ्तार पकड़ रहा है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने चेतावनी दी है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर समाप्त नहीं हुई है और लोगों को इस घातक बीमारी से बचाव के उपाय कम नहीं करने चाहिए। सेकेंड वेव इज नॉट ओवर। भारत सरकार की टीम्स जो हैं वो कई राज्यों में भेजी गई हैं, छत्तीसगढ़ में, केरल में, उड़ीसा में, मणिपुर में, त्रिपुरा में और अरुणाचल में। ये दर्शाता है कि जो पैंडेमिक की ये लार्ज पॉकेट्स हैं, आउटब्रेक की पॉकेट्स हैं, वहां पे अब हमें इस महामारी को वहीं ही काबू करना है, उसको वहीं से लोकलाइज करके वहीं श्रिंक करा के बचाना है, चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है। श्री पॉल ने कहा कि ये देखा जा रहा है कि यूरोपीय देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और चुनौती बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड टीकों की उपलब्धता को लेकर किए गए सवाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि देश में जुलाई में टीकों की उपलब्धता की जानकारी वे पहले ही दे चुके हैं। राहुल गांधी क्या इसे समझ नहीं पाए हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अहंकार और अज्ञानता जैसे वायरस के लिए कोई टीका नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नेतृत्व परिवर्तन के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। गर्भवती महिलाएं भी अब कोविड टीका लगवा सकती हैं। मंत्रालय ने आज गर्भवती महिलाओं की टीकाकरण को मंजूरी दे दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI की सिफारिशों पर लिया है। टीका लगवाने के लिए गर्भवती महिलाओं को कोविन ऐप पर पंजीकरण कराना होगा या सीधे नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र पर जाकर भी वे टीका लगवा सकती हैं। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि भारतीय टीका कार्यक्रम को यूरोपीय संघ में हुए टीकाकरण के समान समझा जाएगा और यूरोपीय संघ के देश कोविन टीकाकरण प्रमाण पत्र को आदान प्रदान के आधार पर मान्यता देंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यूरोपीय संघ ने टीका लगवा चुके लोगों के मुक्त आवागमन के लिए EU डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र जारी किया है। We understand that the European Union has now instituted what is called a EU digital COVID certificate for exempting restrictions on the movement of vaccinated people. Our expectation is that Indians who have been vaccinated through our domestic vaccination program would be treated at par with those vaccinated in the EU, and the COVID vaccination certificate would be recognized by the EU on a reciprocal basis. श्री बागची ने कहा कि कोविन टीकाकरण प्रमाण पत्र का सत्यापन कोविन वेबसाइट पर किया जा सकता है। इस बीच सूत्रों ने कहा है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देश नीदरलैंड ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड को पूरी तरह मान्यता दी है। उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियमों को 5 जुलाई से कोविड दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिनेमा हॉल मालिकों का कारोबार कोरोना की वजह से काफी प्रभावित हुआ है और उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम को खोले जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे। इस बीच प्रदेश में लगातार प्रतिदिन 2.5 लाख से भी ज्यादा कोविड परीक्षण किए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना से संक्रमित होने की दर घटकर 1% से भी कम रह गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केवल 133 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 228 लोग इस बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। राज्य में अब तक 5 करोड़ 83 लाख से ज्यादा कोविड परीक्षण किए जा चुके हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं।
क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी और G20 देशों के समूह के वैश्विक कारपोरेट कर की दर के समझौते में शामिल हुआ। सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के दायरे में लाने का फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सक्रियता से काम कर रही है। देश में कोविड के उपचाराधीन और नए मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हो रही है। देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से अधिक हुई। कोविड रोधी टीकों की संख्या 34 करोड़ के पार। उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम 5 जुलाई से खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकवादी ढेर। भारत सरकार ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में बड़ी चूक पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। विंबलडन टेनिस के मिक्स्ड डबल्स में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने अंकिता रैना और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना स्विट्जरलैंड से और बेल्जियम का मुकाबला इटली से। और आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में मणिपुर के सोमेन मंडल पहले विजेता बने। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा का स्वयंभू जिला कमांडर निशात लोन समेत 5 आतंकवादी मारे गए। राजपुरा क्षेत्र में हाजीन गांव में कल रात ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। इस दौरान सेना का एक जवान हवलदार काशीराय बामानेल्ली भी शहीद हो गया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के परिसर के ऊपर एक ड्रोन देखा गया, जिसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। भारत सरकार ने इस मामले में पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ये घटनाक्रम 27 जून को जम्मू वायुसेना अड्डे पर ड्रोन से हमला करने के बाद सामने आया है। इसके बाद भारतीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले सप्ताह से जम्मू में कम से कम 5 ड्रोन गतिविधियां देखी गई हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये मामला भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान सरकार के समक्ष उठाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान से पूरी घटना की जांच करने और ऐसी सुरक्षा चूक टालने को कहा है। A drone was spotted over the premises of the Indian High Commission in Islamabad on 26 June this year. This has been taken up officially with the government of Pakistan. We expect Pakistan to investigate the incident
and prevent recurrence of such breach of security. जम्मू के वायुसैनिक हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले के संबंध में श्री बागची ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंक को धन उपलब्ध कराने के संबंध में भारत कतई बर्दाश्त नहीं की नीति पर चलता है। भारत आतंक के सभी रूपों को खारिज करता है। Look, regarding the Jammu Air Force Station case, the investigation is in progress. As far as terrorism and terror financing is concerned, we have a zero tolerance policy. We condemn terrorism. महाराष्ट्र में सातारा जिले की जरांदेश्वरी सहकारी चीनी मिल की 65 करोड़ की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर ली है। इस मिल का संबंध महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से है। ये कार्रवाई महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि उन्होंने इस प्रकरण में केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है और मामले की विस्तृत जांच के लिए दूसरा पत्र भी लिखा है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए हाल में घोषित मौद्रिक विनियामक और वित्तीय नीति उपायों से आर्थिक स्थिति बहाल करने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक की कल जारी 23वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार सतत नीतिगत और वित्तीय सहयोग तथा टीकाकरण में तेजी से वैश्विक आर्थिक असमानता दूर करने में मदद मिल रही है। अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि कमोडिटी मूल्यों में तेजी, नए कोविड वेरिएंट और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नकारात्मक संकेत आर्थिक सुधार के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन आरबीआई ने यह भी कहा कि वित्तीय प्रणाली में ऐसे झटकों से जूझने के लिए पर्याप्त मजबूती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय और मौद्रिक स्तर पर नीतिगत समर्थन से बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने में सहायता मिली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। पहले दौर में दोनों ने अंकिता रैना और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी को 6-2, 7-6 से हराया। महिला डबल्स में सानिया मिर्जा ने अमरीकी जोड़ीदार बेथानी माटेक सेंट्स के साथ पहले ही दूसरे दौर में जगह बना ली है। यूरो कप फुटबॉल के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात 9:30 बजे 3 बार के चैंपियन स्पेन का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। देर रात दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम और इटली आमने सामने होंगे। तीसरा क्वार्टर फाइनल कल चेक गणराज्य और डेनमार्क के बीच खेला जाएगा। चौथे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला यूक्रेन से होगा। ओलंपिक क्विज के आज के विजेता हैं पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के सोमेन मंडल। आज सोमेन का जन्मदिन भी है। आकाशवाणी परिवार की ओर से सोमेन को क्विज जीतने और जन्मदिन की बधाई। मैं सबसे पहले आकाशवाणी और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को धन्यवाद जानना चाहता हूँ। टोक्यो ओलंपिक से पहले इतनी सुंदर ओलंपिक क्विज आयोजन करने के लिए। आज मेरी बर्थडे है और इस बर्थडे में स्पोर्ट्स कैन में क्विज जीतना और आकाशवाणी से बात करना अब तक की मेरी बर्थडे की सबसे अच्छे गिफ्ट है। ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक क्विज में भाग लेने के लिए सुनते रहिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा।
साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 52 किलोग्राम भार वर्ग में दुनिया के नंबर 1 मुक्केबाज अमित पंघल की। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। अपने जोरदार पंच से टोक्यो ओलंपिक्स में पोडियम फिनिश करने के बड़े दावेदार हैं मुक्केबाज अमित पंघल। बॉक्सिंग के प्रति जुनून और देश के लिए कुछ करने के जज्बे का ही कमाल है कि मुश्किल हालात होने के बाद भी अमित ने आगे बढ़ना जारी रखा। जी, स्टार्टिंग में जैसे हमारे पास ग्लव्स तक के पैसे नहीं थे, इक्विपमेंट खरीदने के पैसे नहीं थे, तो मैं दोस्तों से इक्विपमेंट होती थी, मैं उनसे ग्लव्स लेके या इक्विपमेंट लेके मैं ट्रेनिंग करता था उस टाइम। अमित के पिता विजेंद्र सिंह ने उस कठिन दौर में अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की ताकि अमित बेहतर मुक्केबाज बन सके। पहले जो है ना मेरे ऊपर काफी दबाव था, खाने पीने का, ग्लव्स का, कुछ और सामान खेल का लाना। उसमें जो है ना मैंने कई बार दोस्तों से भी उधार लिए पैसे और यहाँ तक कि 1-2 बार कर्जा भी उठाया। अमित ने अब तक के सफर में कई उपलब्धियां हासिल की है। 2016 के राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अमित ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में अमित ने स्वर्णिम सफलता हासिल कर देश का मान बढ़ाया। 2020 में एशिया ओशिनिया ओलंपिक क्वालिफायर में कामयाबी दर्ज कर अमित ने टोक्यो का टिकट कटाया है। अमित के खेल की बात करें तो उनका फुट मूवमेंट कमाल का है, जबकि डिफेंस और अटैक का मेल उन्हें दूसरे मुक्केबाजों से अलग करता है। मेरा जो बेस्ट है वो मेरा काउंटर पंच है, तो मेरा इन आउट काफी अच्छा है कि मैं बॉक्सर के अंदर जाके उसको पंच लगा के बहुत जल्दी से स्पीडली वापस बाहर आता हूँ। टोक्यो खेलों की तैयारियों के लिए अमित को सरकार से पूरा साथ मिला है। जो भी हमें चाहिए होता है, BFI को या SAI को ही बोलते हैं, वही हर चीज हमें प्रोवाइड करवाती है। हर चुनौती को पार कर मंजिल को पाने की ललक इस मुक्केबाज की बड़ी ताकत है और अपनी इसी काबिलियत के बल पर अमित टोक्यो में बड़ा कारनामा कर सकते हैं। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स डेस्क। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। भारतीय महिला तैराक माना पटेल ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वे 100 मीटर बैकस्ट्रोक प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। भारतीय नौसेना के एथलीट MP जबीर ने 400 मीटर बाधा दौड़ में भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामान्यतः बादल छाए रहने के साथ ही मध्यम बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश या धूल भरी आंधी की संभावना है। गिलगित में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने या धूल भरी आंधी की संभावना है। मुजफ्फराबाद में तापमान 18 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। ईटानगर में तापमान 21 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इम्फाल में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने की संभावना है। शिलांग में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश होने के आसार हैं। 17वीं लोकसभा का छठा सत्र इस महीने की 19 तारीख से शुरू होगा। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा है कि सरकारी कामकाज को देखते हुए इस सत्र में 13 अगस्त तक चलने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD और G20 देशों के समूह के वैश्विक कारपोरेट कर की दर के समझौते में शामिल हुआ। सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के दायरे में लाने का फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सक्रियता से काम कर रही है। देश में कोविड के उपचाराधीन और नए मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हो रही है। देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से अधिक हुई। कोविड रोधी टीकों की संख्या 34 करोड़ के पार। उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम 5 जुलाई से खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकवादी ढेर। भारत सरकार ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में बड़ी चूक पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया।
विंबलडन टेनिस के मिक्स्ड डबल्स में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने अंकिता रैना और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना स्विट्जरलैंड से और बेल्जियम का मुकाबला इटली से। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में मेदिनीपुर के सुमेन मंडल पहले विजेता बने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।